डिस्कस करने जा रहे हैं, और प्राइम एम ये है कि हम उस इशू के को लेके हम डायग्नोसिस नेटवर्क के जो डायग्नोसिस हैं उसमें हम ये देखें कि हम किस तरीके से क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करें जिसमें हम नेटवर्क के कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोस कर सकें। और इस मकसद के लिए लेक्सस LS460 2009 का ये मॉडल है, इसमें एक प्रॉब्लम आया है तो उसके हवाले से हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। नेटवर्क डायग्नोसिस की जो मेथोडोलॉजी होनी चाहिए उसमें सबसे पहले हमें देखना ये है कि रिपोर्टेड डिफेक्ट क्या है, उसमें किस नेचर का प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, उससे काफी क्लू मिल जाता है। और उसके साथ स्कैनर के ऊपर नो कम्युनिकेशन के कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जब हमें इन चीजों का पता चल जाता है तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम सिस्टम को स्कैन ऑल सिस्टम स्कैन करें और देखें कि कौन कौन से सिस्टम स्कैनर उसको पिक कर रहा है और कौन से सिस्टम को नहीं पिक कर रहा। बहुत सारे जो अक्सर स्कैनर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो नेटवर्क की टोपोलॉजी है वो नज़र नहीं आती। ताहम ये है कि हमें चूंकि मॉडल का पता होता है और हमें अंदाज़ा होता है कि इसके अंदर ये सिस्टम मौजूद हैं, तो जब हम सिस्टम स्कैन करते हैं और वो सिस्टम वहाँ पे वो इक्विप नॉट इक्विप लिखा हुआ आता है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि स्कैनर ने ये सिस्टम पिक नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम ने जो सिस्टम है वो बेसिकली नो कम्युनिकेशन कर रहा है जिसकी वजह से स्कैनर उसको पिक नहीं कर रहा। फिर इसके साथ हमें कंप्लीट सिस्टम की हेल्थ रिपोर्ट लेनी चाहिए कि कौन कौन सिस्टम के अंदर किस किस्म के फॉल्ट्स अवेलेबल हैं, डीटीसीज अवेलेबल हैं, क्योंकि बाज औकात किसी खास डीटीसी की वजह से भी जो नेटवर्क है कोई वो बैठ सकता है और वो प्रॉब्लम कर सकता है कि अगर किसी सिस्टम के अंदर कोई सेंसर नेटवर्क के साथ मुंसलिक है, मिसाल के तौर पे उसके अंदर कोई शार्डनिंग हो जाती है तो उसका इफेक्ट बाज औकात जो नेटवर्क की वायरिंग है उसके ऊपर भी आ जाता है। इसी तरह कोई ईसीयू है उसकी भी कुछ शार्डनिंग जो है ना अंदर इंटरनल शार्डनिंग की वजह से या फॉल्ट की वजह से जो नेटवर्क की कंप्लीट नेटवर्क है वो बैठ सकता है, वो मसला कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमें जाना चाहिए कि डीएलसी कनेक्टर की जो डायग्राम है उसको स्टडी करना चाहिए कि डीएलसी कनेक्टर के ऊपर हमें इतना तो हमारे सब लोगों को पता है कि पिन नंबर 6 और 14 के ऊपर जो कैन नेटवर्क है वहाँ उसकी लाइनें आती हैं, लेकिन हमें उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। ताहम इसकी डायग्राम को स्टडी करने से हमें ये पता चल जाएगा कि जो बाज़-औक़ात जो हम फ्री रिसोर्सेज से जो डायग्राम लेते हैं उसी के अंदर डीएलसी कनेक्टर की ही डायग्राम के अंदर कंप्लीट नेटवर्क का जो डायग्राम है ओवरऑल वो दिखा दी जाती है, बता दिया जाता है कि इश्यूज कैसे मुंसलिक हैं, कौन से कितने नेटवर्क हैं गाड़ी के अंदर और कौन सा इश्यू किस नेटवर्क के साथ है और किस तरीके से डीएलसी के ऊपर जो डायग्नोस्टिक डाटा है वो किस तरीके से डीएलसी पे पहुंच रहा है या ओबीडी4 पे पहुंच रहा है। फिर साथ में हमें कंप्लीट जिस तरह मैं बात कर रहा था कि कुछ डायग्राम के अंदर जो फ्री रिसोर्सेज में मिलती हैं डीएलसी कनेक्टर के अंदर ही नेटवर्क की डायग्राम होती हैं। बाज के अंदर कम्युनिकेशन के नाम से या नेटवर्क डायग्राम के नाम से कुछ आ जाती हैं और बाज के अंदर आपको कंट्रोल मॉड्यूल को लेके चलना पड़ता है। मिसाल के तौर पे रिपोर्टेड डिफेक्ट आपका जिस तरह से इस गाड़ी के अंदर बीसीएम से रिलेटेड जो ना रिपोर्टेड डिफेक्ट था तो हमें फिर बीसीएम को लेके जाना उसकी डायग्राम की तरफ जाना पड़ेगा अगर हमें कोई और डायग्राम नहीं मिलती। तो चीज ये है कि कुछ रिपेयर मैनुअल्स के अंदर या चूंकि हम फ्री रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनके अंदर बाजों का जो इंफॉर्मेशन है वो मुख्तलिफ तरीकों से दी गई होती है, तो हमने उसको डिग करना होता है, हमने उसको सर्च करना होता है और अपनी मतलब की उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी होती है ताकि हम डायग्नोसिस को बहुत इफेक्टिव बना सकें और बजाय इसके कि हम गाड़ी को खोल के और कोई चीजें चेंज करके अपना टाइम ज़ाया करें, उससे बेहतर है कि हम इस टाइम को उसमें यूटिलाइज करें, बैठ के सोच विचार करके रिपेयर मैनुअल को डायग्राम को अच्छे तरीके से कंसल्ट करें। तो जिस तरह से मैं कह रहा था कि सम टाइम आपको डीएलसी कनेक्टर की जो डायग्राम है उसमें सिर्फ डीएलसी कनेक्टर की पिनों के ऊपर कौन कौन से नेटवर्क आ रहे हैं वो बताया जाता है और कुछ में जो है ना नेटवर्क डायग्राम अलहदा से कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम दे दी जाती है जिसमें हर तरह के नेटवर्क और हर उनके ऊपर ईसीयू किस तरीके से कनेक्टेड हैं, जंक्शन कनेक्टर कहाँ पे हैं, वो तमाम चीजें बता दी जाती हैं। लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि डीएलसी कनेक्टर तो दे दिया जाता है उसका पिन आउट ब्रॉडली और बाकी ये बता दिया जाता है कि ये जो पिन आ रही है मिसाल के तौर पर 614 का तो हमें पता है और कोई और पिन के ऊपर कोई और डायग्नोस्टिक डाटा आ रहा है किसी और नेटवर्क का तो वो ये बता दीजिए कि ये फलां सिस्टम से आ रही है, तो उससे बहरहाल कुछ ना कुछ क्लू मिल जाता है हमें।
हमारे यहाँ चूंकि जो गाड़ियां अवेलेबल हैं उनको जनरली देखा इस तरह से जाता है कि जी हमारे यहाँ जो अभी वर्कशॉप्स के अंदर गाड़ियां आ रही हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर की हों तो जनरली जो आम तौर पे आ रही हैं गाड़ियां वो 14, 15, 16, बहुत 17 तक आना शुरू हो गई हैं, 18 की मॉडल भी आना शुरू हो गए हैं, रेगुलर शुरू हो गए हैं। अदरवाइज जो ज्यादा चंक है या ज्यादा हमारी जो पाकिस्तान की वर्कशॉप्स के ऊपर लोड है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान असेंबल्ड गाड़ियों का है। करोला है, टोयोटा है उसके अंदर, और उसमें भी जो मॉडल्स हैं वो 2000 से लेके 2000 या 1998 से 96 से लेके 2016 में भी 17 की अक्सर गाड़ियां, 12-14 की। और हमारी गाड़ियों के अंदर जो नेटवर्क है वो बड़े सिंपल हैं, 2 से 3 मेजर नेटवर्क होते हैं, उसके अलावा लिन वगैरह के जो है ना सिस्टम बने होते हैं, और या तो एक बॉडी कैन होगा और एक हाई स्पीड कैन होगा। ये जनरली 2 नेटवर्क होते हैं, और उनके ऊपर भी टोटल अगर बड़े एसीओ को काउंट किया जाए तो हमारी गाड़ियों के अंदर जो 12, 13, 14 हमारे पास जो गाड़ियां हैं वो इतनी फीचर रिच नहीं होती। फीचर्स रिच का मतलब ये है कि उनके अंदर बहुत सारे सिस्टम नहीं लगे होते कि हैंडल के ऊपर जो स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर भी जो है ना आपको इंफोटेनमेंट दे दिया गया है और कुछ दे दिया, क्रूज कंट्रोल भी बहुत कम गाड़ियों के अंदर आता है। फिर और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी गाड़ियों के अंदर बहुत कम फीचर्स हैं जो आते हैं, जबकि बाहर की गाड़ियों में इसी टाइम फ्रेम में आप 2011-12 या यही एग्जांपल ले लें कि 2009 की गाड़ी है, और अभी अभी हम जब इसकी डायग्राम को डिस्कस करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी फीचर रिच गाड़ियां हैं, कि इनके अंदर इतने ज्यादा फीचर हैं कि हर चीज को उन्होंने नेटवर्क के ऊपर डाला हुआ है, और जिसकी वजह से नेटवर्क काफी कॉम्प्लेक्स है। और अगर हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी डायग्राम की, तो जो हमें बेसिक जिन हमारे दोस्तों को नॉलेज भी है कि जी कैन को किस तरीके से डायग्नोज करना है, वो जनरली नॉलेज इसी तरह से कि 6 और 14 पिन पकड़े, उसके ऊपर वोल्टेज 6 के ऊपर वोल्टेज चेक करें, 14 के ऊपर वोल्टेज चेक करें, और उसके बाद 6 और 14 के बीच में रेजिस्टेंस चेक करें, या इन्हीं वायरों के ऊपर देखें शार्ट तो नहीं है। जबकि जो दुनिया के अंदर और इवन पाकिस्तान के अंदर भी अभी जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनके अंदर सेंट्रल गेटवे का नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसमें डीएलसी या ओबीडी पोर्ट के साथ जो हमारी ट्रबल शूटिंग है नेटवर्क की वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। आपको लाजमन जंक्शन कनेक्टर के ऊपर जाना पड़ता है, उसी जिस इफेक्टेड जो प्रॉब्लम वाला इश्यू है उसके ऊपर जाना पड़ता है, और वहां पे जाके नेटवर्क को एक्सेस करनी पड़ती है। अदरवाइज आपको ओबीडी पोर्ट से डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि तमाम नेटवर्क की जो वायरें हैं वो गेटवे के ऊपर आती हैं, और गेटवे बजाते खुद एक इश्यू होता है, और फिर वो उनसे सारा जो डायग्नोस्टिक डाटा जो हमें दिखता है स्कैनर के अंदर उसको तमाम नेटवर्क से कलेक्ट करता है, और फिर अलहदा से एक लाइन के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर वो पहुंचाता है ओबीडी पोर्ट के ऊपर। जब आप ओबीडी पोर्ट को आप चेक करेंगे इस केस में, तो ओबीडी पोर्ट सिर्फ उसी लाइन के डायग्नोसिस आपको दे सकेगी, उससे आगे के डायग्नोसिस नहीं दे सकेगी। तो फिर आपने नेटवर्क डायग्राम जब आपने खोली है तो उसमें आपने देखना है कि गेटवे वो होता है जिसमें एक से ज्यादा नेटवर्क आगे इकट्ठे हो रहे होते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। यानी कि एक नेटवर्क के ऊपर अगर 4-5 इश्यूज हैं, दूसरे के ऊपर 7-8 इश्यूज हैं या 4-5 इश्यूज हैं, उन्होंने आपस में कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो जाके गेटवेज के ऊपर करते हैं। और इसके अलावा कुछ जंक्शन कनेक्टर अवेलेबल होती हैं जहां पे एक से ज्यादा नेटवर्क भी इकट्ठे होते हैं, उनको डंप कनेक्टर्स कहते हैं। ये इस गाड़ी से अंदाजा हुआ है। अदरवाइज जो अभी आजकल की गाड़ियां आ रही हैं उसमें डम कनेक्टर या डम स्विच जिसको कह लें वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन इन गाड़ियों के अंदर किया गया और काफी ज्यादा किया गया है। अभी हम इसकी डायग्राम को डिस्कस करेंगे तो हमें अंदाजा होगा। और ये भी हमें डायग्राम से देखना है कि जंक्शन कनेक्टर्स अगर मौजूद हैं तो हर जंक्शन कनेक्टर से कौन कौन से इश्यू मुंसलिक हैं, ताकि हमें पता चले। और ये जंक्शन कनेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस जंक्शन कनेक्टर से एक ही पॉइंट से एक ही जगह को आप एक्सेस करेंगे इसी कनेक्टर को, और उससे आपको 3-4 जो इश्यूज इसके साथ कनेक्टेड होंगे उनकी डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी, और आपको उन इश्यूज तक पहुंचने की जरूरत नहीं होगी कि आप उन इश्यूज पे जाएं और उनके कनेक्टर खोलें। हाँ, अगर इनसे मसला हल नहीं होता तो फिर हो सकता है कि आपको वहां तक जाना पड़े, लेकिन जो प्रिलिमिनरी या इनिशियल जो आपके डायग्नोसिस हैं वो इस कनेक्टर से बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। फिर हमें ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि जो नो कम्युनिकेशन वाले इश्यूज जिनको हमने इस पे स्कैनर पे चेक किया है कि नो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो कौन से नेटवर्क या नेटवर्क्स के ऊपर कनेक्टेड है। क्या वो सारे एक ही नेटवर्क पे, किसी एक ही नेटवर्क पे कनेक्टेड है, या एक से ज्यादा नेटवर्क पे कनेक्टेड है, तो कौन कौन सा इश्यू किस किस नेटवर्क के साथ है। फिर हम उसमें ये भी देखते हैं कि अगर इस नेटवर्क के ऊपर ये 2 इश्यूज हैं जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनमें नो कम्युनिकेशन का कोड आ रहा है, जबकि इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमें नेटवर्क दिखा रहा है कि इसके अलावा 4 और भी इसके अंदर जो है ना इश्यूज है,
तो उससे हम ये अंदाजा करते हैं कि बेसिकली जो नेटवर्क की बस है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है ज्यादा लाइकली चांसेस ये हैं कि जो हमारा ईसीयू है, जो नो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनकी तरफ हमें जाना चाहिए बजाय इसके कि हम बस के डायग्नोसिस करें। और याद रखिए कि जंक्शन कनेक्टर बहुत ज्यादा अहम है। इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है कि और इनमें प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आते हैं। और बाज़-औक़ात इवन जो है ना, सिर्फ ह्यूमिडिटी की वजह से उनके अंदर ह्यूमिडिटी आ जाती है, कार्बन आ जाता है, तो ये जंक्शन कनेक्टर अच्छे खासे सिस्टम को बिठा सकते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं Lexus LS460 2009 मॉडल के बारे में, तो उसमें रिपोर्टेड डिफेक्ट ये था कि गाड़ी के बॉडी कंट्रोल के कुछ सिस्टम स्टक कर रहे थे। यानी कि आपने कुछ सिस्टम ऑन किया है, वो बंद नहीं हो रहा, आप बंद करने की कमांड देते हैं, इंडिकेटर को वापस करते हैं, न्यूट्रल पे इंडिकेटर देते हैं, इंडिकेटर ऑन हो जाता है, लेकिन बंद करते हैं बंद नहीं होता, या किसी वक्त ऑन करते हैं तो ऑन ही नहीं होता। तो ये इंटरमिटेंट किस्म का इशू इस पे आ रहा था, बल्कि आ रहा है अभी भी। तो स्कैनर पे जो है ना, नो कम्युनिकेशन के जो फॉल्ट्स आ रहे थे, उसमें स्कैनर पे बॉडी कैन में, क्योंकि इसका ताल्लुक बॉडी कैन से है, बॉडी कैन, इसी के अलावा कुछ क्लस्टर मीटर के ऊपर भी कोई इशू था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो स्कैनर पे नो कम्युनिकेशन के जो फॉल्ट हैं, उसमें बॉडी कंट्रोल में जब देखा है तो उसमें कुछ छोटे सिस्टम, मसलन मुख्तलिफ डोर्स, अब इसके अंदर हर चीज के लिए एक ईसीयू दिया गया है, जो कि छोटे ईसीयू जिनको हम कह सकते हैं, छोटे सिस्टम कह सकते हैं। तो हार्ड डोर के लिए एक अलहदा कंट्रोलर है, सीट, हर सीट के लिए अलहदा कंट्रोलर है। वो नो कम्युनिकेशन का कोड दे रहे थे बीसीएम के अंदर, यानी है कि बीसीएम इन माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ या ईसीयूज के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो अब इस चीज से हमें थोड़ा सा अंदाजा होता है कि हमने किस तरफ को जाना है। हमने बीसीएम और बीसीएम के साथ जो नेटवर्क फैला हुआ है उसकी तरफ जाना है। फिर सिस्टम स्कैन, और जो कंप्लीट सिस्टम की हेल्थ रिपोर्ट हमने जब ली, तो ऑल सिस्टम स्कैन के अंदर हमें तकरीबन वही इश्यूज जो यहाँ पे हमें नो कम्युनिकेशन का फॉल्ट दे रहे थे, वो सिस्टम स्कैन के अंदर नो रिस्पॉन्स दे रहे थे, कि यानी कि डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये ना सिर्फ बीसीएम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बल्कि चूंकि बीसीएम को नहीं आ रही, तो बीसीएम ने ही इनकी इनपुट जो है ना, इनकी जो डायग्नोस्टिक डाटा है वो स्कैनर तक पहुंचाना है, तो वो भी नहीं हो पा रहा। नो कम्युनिकेशन, इसके अलावा किसी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं था। तो दोबारा हम बात कर रहे हैं कि हमने इस चीज को देख लिया, रिपोर्टेड डिफेक्ट को, और स्कैनर पे नो कम्युनिकेशन के फॉल्ट्स को हमने देखा। सिस्टम स्कैन, कंप्लीट सिस्टम हेल्थ रिपोर्ट के साथ हमें अंदाजा हो गया कि हमें जो है ना, बेसिकली बीसीएम के नेटवर्क के अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम है, और उसमें कुछ इश्यूज हैं जिनको फिर हमने ये देखना है कि वो इश्यू बीसीएम के साथ या किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्टेड कैसे है। तो उसके लिए फिर हम डीएलसी कनेक्टर, नेटवर्क डायग्राम, इन सबको हम देखते हैं, ताकि हमें अंदाजा हो कि ये आपस में कनेक्टेड किस तरीके से है। कोई गेटवे है सिस्टम के अंदर, या ये इश्यूज कहीं एक ही सिस्टम के अलावा किसी और नेटवर्क के साथ तो कनेक्टेड कोई इश्यू नहीं है, ताकि हमें अंदाजा हो कि हमने एक नेटवर्क को देखना है या एक से ज्यादा को देखना है। जंक्शन कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि जिस तरह से इस गाड़ी, ये फीचर्स रिच गाड़ी है, तो इसके अंदर इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो उसमें जंक्शन कनेक्टर जहां जहां हमें मिले, हम सिर्फ अगर उनको एक्सेस कर लें तो हमारा अच्छा खासा काम आसान हो जाएगा। ये इसका डीएलसी कनेक्टर की डायग्राम है। इसको अगर हम देखें थोड़ा सा क्लोजअप व्यू में, ये आप देख रहे हैं कि डीएलसी कनेक्टर 3, लेफ्ट साइड ऑफ डैश उसने लोकेशन बताई है। और यहाँ पे आप देखें कि हमारे यहाँ जनरली हमें क्या मिलता है, दो ग्राउंड मिलते हैं, एक सिग्नल ग्राउंड, एक बॉडी ग्राउंड, और फिर हमें बैटरी का एक पिन 16 मिलती है। उसके अलावा हमें कैन हाई लो 6 और 14 की जो पिन है, उनमें कैन हाई और कैन लो मिलती है। उसके अलावा हमें शाज जो है ना, जो 6 के साथ 7 पे के लाइन बाजूकात मिल जाती है, बाजूकात 14 के साथ 15 पिन के ऊपर एल लाइन मिल जाती है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो कनेक्टर है, इस पे आपको कुछ और भी चीजें मिल रही हैं, टीसी, टीएस, ओपीए, टीएसी, सेल, एसजी, सीजी। तो ये क्या चीजें हैं? 4 और 5 तो हमें पता है कि बॉडी ग्राउंड है, सिग्नल ग्राउंड है और चेसिस ग्राउंड है, और ये उसकी लाइनें यहाँ पे पहुंच रही हैं। कैन हाई का हमें पता है, अब ये बता रहा है हाई लो बस सर्किट, दैट्स इट। अब इससे आगे कहाँ पे जाना है वो हमें देखना पड़ेगा। अब ये जो टीएसी, ओपी है, ये कुछ मखसूस मॉड्यूल के साथ डायग्नोस्टिक डाटा लेने के लिए, डायरेक्टली लेने के लिए, अब जिस तरह से स्किड कंट्रोल ईसीयू का, तो ये उसका डायग्नोस्टिक डाटा डायरेक्टली ले रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लाइन सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक डाटा के लिए आ रही है। इसके अलावा ये लाइन ये नहीं हो रहा कि ईसीयू से ईसीयू के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कहीं पे इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह ये ओपीए है,
इसको अगर आप देखें तो ये एयर सस्पेंशन कंट्रोल ईसीयू के साथ लिंक है, तो ये वहां से उसका सिर्फ और सिर्फ, जब हम डायग्नोस्टिक डाटा कहते हैं तो उसका मतलब होता है फॉल्ट कोड क्या है, लाइव स्ट्रीम डाटा क्या है, स्पेशल फंक्शन आप कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो इस कम्युनिकेशन लाइन पे होंगे, वो कैन हाई या लो के ऊपर नहीं होंगे, इधर होंगे। फिर इसी तरह से जो बाकी हैं उनका भी इसी तरह से सेम सिस्टम है। यहाँ पे एक सेल की लाइन है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे ऑक्यूपेंट डिटेक्शन, स्टीयरिंग कंट्रोल, मेडे ईसीयू, तो ये उनके साथ जो कनेक्टेड मुख्तलिफ उसके साथ इस गाड़ी में किया ये गया है। कैन हाई लो के ऊपर जो डायग्नोस्टिक डाटा आना है वो कुछ सिस्टम के लिए है जो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, यकीनन वही होंगे। बाकी कुछ सिस्टम है जिनको डायरेक्टली ईसीयू से लाइनें लेके इसकी पिनों पे दी गई हैं। ओबीडी पोर्ट में जो स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश है उसमें ये है कि 6 और 14 के ऊपर ओबीडी 2 के जो कंप्लाइंट गाड़ियां हैं उन पे लाजमन कैन नेटवर्क ही आएगा डायग्नोस्टिक डाटा लेके। और कैन नेटवर्क ना सिर्फ डायग्नोस्टिक डाटा दे रहा होता है बल्कि पीछे वो आपस में ईसीयूज को कनेक्ट भी करा रहा होता है। तो ये इसकी तफसील हो गई ईसीयू की। और यहाँ पे मैं जिस तरह से जंक्शन कनेक्टर, इस तरह की चीज होती है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें कि ये बल्कि जंक्शन कनेक्टर नहीं, ये नॉर्मल कनेक्टर है, ये सिग्नल ग्राउंड और चेसिस ग्राउंड को कनेक्ट करा रहा है, थ्रू करा रहा है बेसिकली। ये इधर से जाके एक लाइन जो मिसाल के तौर पे चेसिस ग्राउंड की है तो वो यहाँ पे आके उसको ग्राउंड मिल रहा है, जो सिग्नल ग्राउंड की है तो उसको इंजन कंपार्टमेंट में यहाँ पे मिल रहा है ग्राउंड उसको इस कनेक्टर के थ्रू। और यहाँ से 12 वोल्ट का डायरेक्ट फ्यूज के साथ, इसमें किसी किस्म का कोई स्विच नहीं होता, और जो 12 वोल्ट अवेलेबल होते हैं आखिरी पिन के ऊपर डीएलसी की, वो यहाँ पे पिन 16 के ऊपर अवेलेबल होता है। तो ये इसकी डीएलसी कनेक्टर से हमें अंदाजा हो गया कि जी ना तो बॉडी कंट्रोल का हमें पता चल रहा है इससे, ना हमें ईसीएम का पता चल रहा है, लेकिन इन इश्यूज को देख के हमें अंदाजा हो गया है कि सिर्फ जो स्किड कंट्रोल हो गया, स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह, ये जो इश्यूज हैं ये सारे के सारे यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहे हैं इसके साथ। इसके साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से भी ये दो लाइनें आ रही हैं जो कि यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं। तो इधर से भी किसी ना किसी का किस्म का डाटा आ रहा है, और हो सकता है इसी ईसीएम का भी डाटा, जो डायग्नोस्टिक डाटा इसी पे आ रहा हो। लेकिन अब आगे हम देखते हैं कि हाई लो बस जो सर्किट है उसके अंदर क्या चीज होगी। अच्छा, चूंकि हमारा प्रॉब्लम बॉडी कंट्रोल का था तो हाई लो बेस को फिलहाल मैंने इसको डिस्कस बाद में देख लेते हैं। हम बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल को देखते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पे लेआउट है। अपेरेंटली जब आप किसी डायग्राम को अप्रोच करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे है, लेकिन जब आप थोड़ा सा सिस्टमेटिकली चले तो काफी आसानी रहती है। हमारा जो मेन एम है वो हमने देखना है कि इसकी नेटवर्किंग मुख्तलिफ इश्यूज की कहाँ पे हुई है। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि इस यूज को आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ पे लगे हैं, कौन से लगे हैं। मिसाल के तौर पे ये साइड हमें बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल की दिखा रही है, और यहाँ पे एक हमें जंक्शन कनेक्टर से नजर आ रहा है। मैं क्लोजअप व्यू में दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ इश्यूज के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे जंक्शन कनेक्टर है, यहाँ पे जंक्शन कनेक्टर है, इधर कुछ इश्यूज के नाम लिखे हैं, तो हम इन सबको देखते हैं। तो या तो आप उन इश्यूज से स्टार्ट ले सकते हैं, या आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है उसमें नेटवर्क की कितनी कौन कौन सी लाइनें आई हुई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते जाएं ऊपर की तरफ तो आपको यहाँ पे कैन एन और कैन पी की लाइन नजर आ रही है। फिर अगर आप ऊपर देखें तो कैन एच और कैन एल, यानी कि ये दो डिफरेंट कैन के नेटवर्क हैं। एक को उसने कैन एच और एल का नाम दिया, कैन हाई कैन लो के नाम से डिनोट किया है, जिस तरह से दो वायरें होती हैं। और इसकी एक और डिफरेंट नेटवर्क है, जब ये नाम डिफरेंट हो गए तो इसका मतलब है ये डिफरेंट नेटवर्क है, अलहदा नेटवर्क है। लेकिन इसको उसने हाई को एन कह दिया है, या लो कह लें, लो को एन कर दिया, या हाई को एड कर दिया और पी को जो है ना लो कर दिया। इस तरह से ये सिस्टम है। अब हमने इनको ट्रैक करना है। एक अप्रोच ये हो सकती है, दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि हम ट्रैक करें उन इश्यूज के थ्रू वापस आए इधर की तरफ। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे हम पहले कैन हाई और कैन लो की लाइनों को अगर हम ट्रेस करें तो हमें पता चलता है कि ये सीधा अगले पेज पे जा रहा है, ये रेड और ग्रीन लाइन है। और यहाँ पे आके अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जंक्शन कनेक्टर के साथ हाई और लो की लाइनें हैं जो कि कनेक्ट हो रही हैं। और इधर से अब ये जंक्शन कनेक्टर मुझे अगर मिल जाता है तो मुझे इसके साथ इन लाइनों पे जो कुछ कनेक्टेड है, अब इस लाइन के ऊपर मुझे पता है बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल कनेक्टेड है। इस लाइन के ऊपर अगर मैं यहाँ पे देखूं, ऊपर तक जाता जाऊं, तो मुझे
यहाँ पे कैन हाई डीएलसी 6 और 14 के ऊपर यहाँ से पहुंच रही है। ठीक है जी, इस जंक्शन कनेक्टर से आपकी जो डीएलसी है, अगर यहाँ पे मुझे कोई वोल्टेज वगैरह नहीं मिल रहे तो मैं सीधा सीधा किधर आना चाहिए मुझे स्कैनर के लिए? अगर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ मुझे वोल्टेज ही नहीं मिल रहे, तो मुझे सीधा सीधा इस सबसे पहला पॉइंट मेरा ये जंक्शन कनेक्टर होगा। इसके बाद इसी जंक्शन कनेक्टर से अगर आप फर्दर फिर ऊपर चले तो इधर हम देख लेते हैं, ये लेफ्ट राइट को जा रही है और राइट को हम चलते हैं। ये 1 और 2 याद रख लें, हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और उससे पहले हम इस जंक्शन कनेक्टर की अगली पॉइंट देख लें कि वो कहाँ पे जा रहा है। इस वाले को देखते हैं, एक हमने बीसीएम की तरफ, एक डीएलसी की तरफ, ये अगले पेज पे है और ये अगले पेज पे जा रही है और ये कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे अगेन एक जंक्शन कंट्रोल बॉक्स है जिसको उसने नाम दिया है जंक्शन कंट्रोल A67। और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे किसके साथ कनेक्टेड है, इधर इधर इंजन कंपार्टमेंट इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को जा रही है और ये स्किड कंट्रोल को। अब देखिए स्किड कंट्रोल के इसका मतलब है उसके अंदर भी कैन हाई और लो की लाइन है, कैन पे कम्युनिकेशन वो ईसीयूज के साथ कर रहा है और वो जो लाइन डीएलसी कनेक्टर पे स्किड कंट्रोल की तरफ से जा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक डाटा लेके जा रही थी। तो इसका और इनसे हमारा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। इससे तो एक अंदाजा हमें यहाँ पे एक एस्टेब्लिश हो रहा है कि जो ईसीयूज हमें प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम वाले थे उनका कोई ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक कम्बिनेशन मीटर है और कम्बिनेशन मीटर जनरली गेट पे होता है, वो दो नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराता है, काम डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कैन हाई लो की भी लाइनें आ रही हैं और कैन एन और पी की भी लाइनें आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से कम्युनिकेशन आपस में जब इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पे कम्युनिकेशन आनी है तो फिर वो इस कम्बिनेशन मीटर के थ्रू हो रही है। अगर कोई चीज एन और पी की कोई चीज यहाँ पे एल और एच पे नहीं पहुंच पा रही, किसी ऐसे इश्यू पे यहाँ की इंफॉर्मेशन इधर के इश्यू की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही, तो हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है वहीं पे प्रॉब्लम हो सकता है ये मेन जंक्शन है एक तरह से कम्बिनेशन मीटर कि यहाँ से कम्युनिकेशन आपस में इंटरफेस में इसके फॉर्मेट चेंज होगा, इसकी तरफ जाएगा और फिर इसके ऊपर चढ़ के इस पूरे नेटवर्क पे पहुंच जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका जो लास्ट लेन हमने छोड़ी थी अगले पेज पे जिसमें हमने कहा था ये जा रही है रेड और ग्रीन। ये हम एक जंक्शन कनेक्टर को देख रहे हैं, 1 और 2 वायर्स है और इसी के साथ में हम इसको भी अगर देख लें कि यहाँ पे कोई और, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे एक और नेटवर्क कैन प्लस कैन माइनस के उसमें जुमरे में नजर आ रहा है। 1 और 2 को देखते हैं टॉप की तरफ, तो 1 2 यहाँ पे आके अगेन एक जंक्शन कनेक्टर पे आ जाती है। तो ये जंक्शन कनेक्टर, ये दो किस्में हैं गाड़ी की, अगर ये किस्म होगी तो यहाँ पे इधर पहुंचेगा मल्टी डिस्प्ले के ऊपर, और अगर ये किस्म होगी तो इसकी इंटीग्रेशन कंट्रोल पैनल एंड असेंबली में पहुंचेगा। तो अगेन कैन हाई लो है और फिर यहाँ से आगे जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे एसी एम्पलीफायर की तरफ जा रही है, एएफएस ईसीयू की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक ईपीसी इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोल ईसीयू की तरफ जा रही है, सारी की सारी कैन हाई और लो के ऊपर जा रही हैं। और यहाँ पे आके सेंटर एयरबैग जो ईसीयू है वो भी इसी नेटवर्क के साथ सारा के सारा कनेक्टेड है। तो इससे हमें अंदाजा ये हो गया कि हमें इसी डायग्राम से, मेन बॉडी ईसीयू की डायग्राम से ही तकरीबन जो है ना नेटवर्क का अंदाजा हो गया कैन हाई लो का नेटवर्क कहाँ पे है। फिर इधर अगर हम देखें तो मेन बॉडी ईसीयू का एक और पोर्शन जो कि वहां पे उन्होंने नहीं दिखाया था वो यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, उसकी कुछ पिने हैं। अब हम वापस चलते हैं उसके ऊपर जो कैन एन और पी है कि उसके ऊपर क्या कुछ अवेलेबल है। ये कैन एन पी की लाइंस हैं और इसको अगर आप देखें तो ये नेक्स्ट पेज पे 5 6 और 5 6 यहाँ पे आके नीचे एक जंक्शन कनेक्टर पे आ रहा है इस जगह के ऊपर JCL95। अब यहाँ ये देखें आप, ये एक ईसीयू यानी कि बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल यहाँ से कनेक्टेड है, दूसरा ईसीयू, तीसरा ईसीयू या जंक्शन कनेक्टर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, तो ये 9 से 10 बन जाते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि ये यहाँ से होके जंक्शन कनेक्टर से ये वापस इस तरफ को जा रहा है और यहाँ पे ऊपर
ये अगेन एक जंक्शन कनेक्टर, यानी कि एक जंक्शन कनेक्टर से दूसरे जंक्शन कनेक्टर पे आ रही है और ये उसकी लोकेशन वगैरह उन्होंने बता दी है। और इनको अगर आप देखें तो ये फ्रंट डोर कंट्रोल मॉड्यूल, तो पहली चीज तो ये है कि इसमें हमारा एक इशू है नो कम्युनिकेशन का। तो हमें यहाँ से एक सिरा मिल गया कि इस जंक्शन कनेक्टर के साथ और ये जंक्शन कनेक्टर इधर वाले जंक्शन कनेक्टर के साथ कनेक्टेड है और वो जंक्शन कनेक्टर बीसीएम के साथ कनेक्टेड है। फिर लेफ्ट फ्रंट डोर कंट्रोल, ये भी हमारे उसके साथ प्रॉब्लमेटिक है। ड्राइविंग स्पोर्ट इश्यू, इसका कहीं पे जिक्र नहीं है, बट वो भी सी जंक्शन कनेक्टर के साथ कनेक्टेड है। फिर लेफ्ट रेयर डोर कंट्रोल, ये भी हमारे प्रॉब्लम के साथ इशू है इसका। लेफ्ट फ्रंट पावर सीट, इसका भी सीट के भी इशू जो है ना उसी के प्रॉब्लम के साथ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जंक्शन कनेक्टर ये हो गया। और दूसरा जंक्शन कनेक्टर हमारा ये वाला हो गया। और इसी को अगर हम थर्ड लाइन को देखें, अभी हमने सेकंड लाइन को देखी थी कि ये उधर को जा रही है, इसको अगर हम देखें कि ये कहाँ पे जा रही है, मल्टीप्लेक्स टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ईसीयू, इसका प्रॉब्लम नहीं है बट ये इसके साथ कनेक्टेड है। सर्टिफिकेशन ईसीयू भी, इसका भी प्रॉब्लम नहीं है, तो लेकिन ये इस कनेक्टर के साथ कनेक्टेड है। तो मेन एक ये कनेक्टर है, एक वो जो हमने ऊपर कनेक्टर दिखाया है। अब इस लाइन को रेड और व्हाइट को देखते हैं कि ये किस तरफ को जा रही है। विंडशील्ड इसका मसला नहीं है, आउटर मिरर स्विच इसका मसला नहीं है, स्पाइरल केबल, स्टीयरिंग कॉलम इसका मसला नहीं है। मेरे ख्याल में ये तीनों जो है ना, अगर आप देखें रेड व्हाइट ब्लैक व्हाइट रेड व्हाइट, रेड व्हाइट ब्लैक व्हाइट व्हाइट रेड, ये हो गया। अब इसको हम देखते हैं तो ये आगे जा रहा है, इसको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे जो कुछ मौजूद है उसको देख लेते हैं। और इधर देखें तो कम्बिनेशन मीटर पे ये जो एनपी है वो यहाँ पे आगे, ताकि गेटवे के तौर पे कम्बिनेशन मीटर काम कर रहा है। अब इसी की हम जाके देखते हैं कि ये जो 4 और 5 है ये अगले पेज पे कहाँ पे पहुंच रही है। ये 4-5 आ गई और 4-5 आगे इस जंक्शन कनेक्टर पे आगे इधर आके कुछ काम कर रही है। अब इसको हमने देखना है कि ये यहाँ पे मजीद किसके साथ जा रही है। ये 6, 7, 8, 9 फिर पीछे की तरफ जा रही है ये कनेक्टर यहाँ से। और इधर हम देखें तो ये टायर प्रेशर वार्निंग इश्यू, अच्छा इसका भी प्रॉब्लम, इसका भी कोड आ रहा था नो कम्युनिकेशन का। तो इसका मतलब है ये कनेक्टर भी फिर बीच में साथ में इन्वॉल्व हो जाता है। और इस तरफ को अगर हम देखें तो हमारे पास राइट रियर डोर कंट्रोल, ये भी हमारे कंसर्न है। और फ्रंट कंट्रोलर फ्रंट कंट्रोल, इसका कंफर्म, सॉरी ये इधर से यहाँ पे पहुंच रही है। और यहाँ पे इधर से वापस इधर फ्रंट कंट्रोलर, इधर से राइट फ्रंट पावर सीट कंट्रोलर इश्यू, इसका भी इसके साथ ताल्लुक है, हमारे साथ ताल्लुक है। तो ये कनेक्टर भी आपका, ये कनेक्टर और फिर इसको देख लेते हैं 6, 7 और 8, 9 को। 6, 7 यहाँ पे आ रहा है कैन पी और कैन एन, यहाँ पे फ्रंट राइट फ्रंट डोर कंट्रोल इश्यू, तो ये हमारे कंसर्न है। और इसी तरह से 8, 9 भी आ रहा है। वहां से आप याद रखें कैन एन और कैन पी को हम ट्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे जब हम पहुंच रहे हैं तो हमें यहाँ पे कैन प्लस कैन माइनस के नाम से एक नेटवर्क मिल रहा है, बस बफर ईसीयू। तो ये बेसिकली इसका कोई, जब हम उस बस बफर ईसीयू के डायग्राम में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका किसके साथ ताल्लुक है। बेसिकली कुछ ये एक तरह से जिसको हम कह रहे थे ना कि डंप स्विच की मैंने बात की थी, ये पुरानी गाड़ियों में, इस तरह की गाड़ियों में ये चीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, लेकिन अब जो गाड़ियां हैं उनमें ये हार्डली देखने को ये चीज मिली है। तो इसका काम बेसिकली ये है कि इसने, ये चूंकि प्रोटोकॉल सेम है, मिसाल के तौर पे ये भी हाई स्पीड नेटवर्क कैन नेटवर्क है और ये भी हाई स्पीड कैन नेटवर्क है, सिर्फ नाम का फर्क है। तो उसमें जो प्रॉपर तरीका है जो आजकल राइज है वो ये है कि जब भी दो नेटवर्क भले वो सेम ही हो, उनको इकट्ठा करने, आपस में क्रॉस टॉक करानी है तो उसको किसी गेटवे पे लाया जाता है और उनको फिर आपस में क्रॉस टॉक कराई जाती है। अब इस केस में क्या होगा, इसमें ये है कि ये गेटवे के ऊपर नहीं है बट ये जाके उसी से मिल रहा है, उसके स्विच बोर्ड पे ये उनके साथ बातचीत कर रहा है। तो इसमें फिर सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हो जाता है, जो सॉफ्टवेयर कहता है कि जी अगर आप कोई कम्युनिकेशन इसके साथ अगर होगी एन और पी की, तो वो फिर बगैर गेटवे के इसी सेम जंक्शन कंट्रोल के साथ ही डायरेक्ट इधर पे लाइनें आ जाएंगी और वो उसका मैसेज, वो चूंकि आईडी उसके पास उसने सॉफ्टवेयर में दी होगी तो वो बफर इश्यू पे पहुंच जाएगा। इसी तरह का केस हमने यहाँ पे एक जगह पे, जी यहाँ पे मिस कर गया हूँ मैं, या शायद हो सकता है मैं पहले डिस्कस कर गया हूँ, मुझे अब याद नहीं आ रहा। लेकिन ये देखेंगे फर्स्ट पेज है इस डायग्राम का।
यहाँ पे कैन एल और कैन एच आके एक कनेक्टर पे मिल रही हैं। अब ये देखेंगे मिसाल के तौर पे ये नेटवर्क डिफरेंट होता तो उसके वोल्टेज लेवल भी डिफरेंट होते, और ये कैन एनपी अगर ये नेटवर्क डिफरेंट होता, यानी कि प्रोटोकॉल डिफरेंट होता, नेटवर्क का फॉर्मेट डिफरेंट होता, जैसे हाई स्पीड कैन नेटवर्क है, एक लो स्पीड कैन बॉडी कैन नेट है, तो हमें पता है कि बॉडी कैन के जो वोल्टेज लेवल है वो डिफरेंट है, और हाई स्पीड या फास्ट कैन के जो नेटवर्क है वो डिफरेंट है, तो उसके वोल्टेज लेवल डिफरेंट है। तो उन दोनों को तो हम एक जंक्शन कनेक्टर में पैरेलल इस तरह से नहीं मिला सकते, लेकिन ये सेम नेटवर्क है, लेकिन इनका इंडिपेंडेंट है। एल और एच अलग है, हमें पता है कि वो डीएलसी कनेक्टर तक भी जा रहा है, लेकिन एन और पी ये अलग नेटवर्क है, लेकिन इनका फॉर्मेट सेम होगा। इनको फिर क्या किया जाता है कि बाज़ औक़ात ये पुरानी गाड़ियों में इस तरह से भी चलता था, गेटवे नहीं इस्तेमाल किया जाता है, इसको डम स्विच कहते हैं, कि यहाँ पे इस ईसीयू और इसको जो है ना सॉफ्टवेयर इसके अंदर इस तरह से रखा जाता है कि ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे यहीं से लेनी है उसने, तो वो उसकी आईडी दे दी जाती है और वो यहीं से ही कम्युनिकेट इसके साथ कर लेता है, बजाय इसके कि मेन नेटवर्क पे पहले जाए उसकी कम्युनिकेशन और फिर यहाँ तक पहुंचे। तो इसको यहाँ पे लोकली ही एस्टेब्लिश कर लिया जाता है। तो ये तो था जी इसके बारे में कि कैन कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है रिच और फीचर्ड गाड़ियों में, और उनको एक्सेस करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब जब हमें ये आइडिया हो गया कि हमारा ये जंक्शन कनेक्टर है और मेन उसके अलावा ये जंक्शन कनेक्टर है, और इसके बाद हमने वो देखा, तो अब इनके थ्रू हम कुछ ना कुछ, ये मैंने इसको सेम वही डायग्राम है, इसमें मैंने एन और पी को यहाँ पे वो किया है। अब यहाँ देखें कि किस तरीके से एक स्टार की मदद से यहाँ से शाखें उभर उभर के इधर जा रही हैं, एक ईसीयू की तरफ जा रही हैं, इधर जंक्शन कनेक्टर, और उस जंक्शन कनेक्टर से फिर ईसीयू, फिर ईसीयू, फिर ईसीयू, और इधर से फिर ये आगे ईसीयू की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ से अगर मुझे इस ईसीयू का कंफर्म करना हो कि ये ईसीयू कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं इस जंक्शन कनेक्टर से इसकी तारों को काटूं और इस तारों पे इसकी वोल्टेज लेवल चेक कर लूं, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ये ईसीयू काम कर रहा है, अपने वोल्टेज जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है जी। इसी तरह से मैंने इस ईसीयू को चेक करना है, तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे पहुंचूं, मुझे यहीं पे ही पता चल जाएगा, और साथ में मैं अगर ये शार्ट टू ग्राउंड, शार्ट टू पावर चेक करना है इन लाइनों का, तो वो भी मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। अच्छा, इस तरह के केस में बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि इन्हीं कनेक्टर्स के अंदर, इन कनेक्टर के अंदर या ईसीयू के कनेक्टर्स के ऊपर वहां पे ह्यूमिडिटी आ जाती है, बाज़ औक़ात ये जो आपको पिंज नजर आती है यहाँ पे कार्बन आ जाती है, और जो सिग्नल आ रहा होता है वो किसी खास ईसीयू की तरफ आगे ट्रेवल कर ही नहीं पाता। लेकिन जब आप पीछे से आके बैक प्रोबिंग के साथ उसकी वोल्टेज चेक करेंगे, तो वो इस मिसाल के तौर पे ये जो ईसीयू है, इसकी यहाँ पे पिनों के ऊपर कार्बन है, और इस पिन के ऊपर जो सिग्नल आया हुआ है वो इस ईसीयू की तरफ नहीं जा रहा। लेकिन होगा ये कि जब मैं इसी ईसीयू पे आके वोल्टेज चेक करूंगा या यहाँ कनेक्टर के पीछे से वोल्टेज चेक करूंगा, तो चूंकि ये ईसीयू कम्युनिकेट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ सिग्नल भेज रहा होगा, तो इस बस पे मुझे सिग्नल मिलेंगे, लेकिन जो सिग्नल, जो इन्फॉर्मेशन इधर उधर से आ रही थी वो इस तरफ को नहीं जा पाएगी, क्योंकि बीच में कार्बन है या ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी के बाद रेजिस्टेंस बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है तो आपके वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, और ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, और आपका जो बस का नेटवर्क का जो सिग्नल है वो डिस्टार्ट होते जाता है। अगली चीज ये है कि इस तरह की गाड़ियों को जब आप डायग्नोज कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ मल्टीमीटर पे रिलाय करेंगे तो फिर आपके लिए डायग्नोसिस काफी मुश्किल होते जाते हैं, और आपको प्रॉब्लम चीज सर्किट के अंदर होने के बावजूद मल्टीमीटर की वजह से नजर नहीं आ पाती, क्योंकि मल्टीमीटर जो आपको इन लाइनों के वोल्टेज दिखाता है वो रूट मीन आरएमएस वैल्यू होती है, यानी कि वो सिग्नल फ्लक्चुएट हाई का कर रहा होता है 2.5 से 3.5 और बड़ी स्पीड के साथ कर रहा होता है। मल्टीमीटर जो है ना उस स्पीड को पकड़ नहीं सकता, तो आपको वोल्टेज ना एक ही दिखाता है, तो वो उसकी एवरेज लेके रूट मीन स्क्वायर लेके दिखाता है या एवरेज लेके दिखाता है, और चूंकि वो सिग्नल ज्यादा टाइम के लिए 2.5 पे पड़ा होता है, तो हमेशा हमें कैन हाई या कैन लो दोनों की लाइनें जब कम्युनिकेशन नहीं होगी 2.5 पे होंगी। तो आइडल कंडीशन में कैन हाई की लाइन है, कैन लो की लाइन है, जो वायर है उसके ऊपर वोल्टेज लेवल 2.5 होता है। जो हाई की लाइन है उसके ऊपर जब कम्युनिकेशन होती है तो उसका सिग्नल 2.5 से 3.5, 2.5 से 3.5, 2.5 से 3.5, और जो कैन लो का सिग्नल है वो 2.5 से 1.5, 2.5 से 1.5। तो हमें जो है ना मल्टीमीटर के ऊपर वो जो दिखता है वो 2.6 नजर आएगा, हाई में 7 नजर आ जाएगा, बहुत ज्यादा होगा तो उस तरफ से आपको 2.5 से थोड़ा सा नीचे की तरफ नजर आएगा, लेकिन टोटल उसका 5 होना चाहिए। अब जो अगली बात मैं करना चाह रहा हूं कि मल्टीमीटर से एक तो ये लिमिटेशन है, अगली चीज ये है कि किसी रेजिस्टेंस की वजह से वो जो 2.5 से 3.5 को पुल कर रहा था, वो 2.5 से मिसाल के तौर पे 3 तक जा पाता है, उससे ज्यादा नहीं जा पाता क्योंकि उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई रेजिस्टेंस की वजह से।
तो कंप्यूटर उस सिग्नल को पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का हाई और जो लो का लेवल है वो 2.5 के बिल्कुल करीब होता है, तो वो कहता है कि हाँ ये लो है, यानी लो से मुराद ये कि ये 0 सिग्नल आया है। तो 3.5 जब होता है तो वो उसको कहता है कि ये हाई सिग्नल है या 1 है। तो हाई सिग्नल वो 3.5 से 3.4 को तो गिनता है, लेकिन वो 3.0 को कहता है कि जी ये मेरा हाई नहीं हुआ सिग्नल, तो वो उसको भी लो काउंट करता है, और आपकी कम्युनिकेशन जो है ना उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है, और फिर आपको प्रॉब्लम जो है ना कोड की सूरत में आता है या किसी इश्यू के फंक्शन ना करने की सूरत में आता है। तो इस चीज के लिए, इस चीज के डायग्नोसिस के लिए जरूरी है कि ओसिलोस्कोप को इस्तेमाल किया जाए, और ओसिलोस्कोप के साथ उसके सिग्नल्स को देखा जाए कि क्या वो उसके लेवल्स पूरे आ रहे हैं, या किसी बाज़-औक़ात किसी सिग्नल का लेवल कम हो जाता है तो वेव फॉर्म बनती है, उससे काफ़ी आसानी होती है। हमारी एक वीडियो भी अवेलेबल है जिसके अंदर हमने वेव फॉर्म कैप्चर की है, कैन हाई लो की, उसको देखा जा सकता है। मेरे ख्याल में इतना आज के लिए बहुत है। आई होप इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।